Good morning. CMA final paper number 18 indirect taxations. CMA final paper number 18 indirect taxations. जितना भी एमसीक्यू कराऊंगा 120 130 के आसपास एमसीक्यू होगा और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा। वो अभी का एग्जाम में भी काम आएगा और नेक्स्ट टर्म का एग्जाम में भी काम आएगा और 100% इसका आपका 40 नंबर एकदम मेरे को लगता है एकदम फंसेगा, क्योंकि सारा वीवीआई क्वेश्चन मैंने कवर किया। अब मैं डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ, एमसीक्यू सुन के जरूर जाइएगा एग्जाम में मेरा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, जीएसटी इज ए डेस। जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब जहां पर गुड्स कंज्यूम होता है वहां पर टैक्स दिया जाता है, जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर होता है वहां पर टैक्स नहीं दिया जाता है। एग्जाम्पल समझिए, मैं गुड्स कलकत्ता में मैन्युफैक्चर करता हूं और मैं महाराष्ट्र में माल बेच रहा हूं, तो महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर टैक्स लेगा क्योंकि गुड्स वहां पर कंज्यूम हो रहा है। समझ में आया? तो जीएसटी में सीधा सा फंडा है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब जहां पर गुड्स कंज्यूम हो रहा है वहां पर टैक्स वहां की स्टेट गवर्नमेंट उस टैक्स को लेगी, ना कि जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है। चीज को समझिए। दूसरा क्वेश्चन, इन आईजीएसटी आई स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आईजीएसटी में आई क्या होता है? इंटीग्रेटेड होता है। अब चीज को समझिए, जीएसटी में क्या होता है? जीएसटी में 3 प्रकार का टैक्स कलेक्ट किया जाता है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जब हम विद इन द स्टेट मतलब सेम स्टेट में माल बेचेंगे तब देंगे टैक्स क्या? आईजीएसटी। तब दिया जाएगा सीजीएसटी। चीज को समझिए, सीजीएसटी और एजीएसटी दिया जाएगा। समझ में आया? सपोज बायर भी कलकत्ता का है, सेलर भी कलकत्ता का है, सेम स्टेट में माल बिक रहा है, तब कलकत्ता का सेलर बायर से क्या लेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लेगा। जब सेम स्टेट में माल बिकेगा तब सीजीएसटी और एसजीएसटी का टैक्स लिया जाएगा, और जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट में माल बिकेगा तब आईजीएसटी सेलर कलेक्ट करेगा। चीज को समझिए, आईजीएसटी कब लगता है? जब इंटर स्टेट सप्लाई होता है। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट में माल जाएगा। कलकत्ता से माल महाराष्ट्र जाएगा, तब एक स्टेट चेंज हो रहा है तब आईजीएसटी लिया जाएगा। आईजीएसटी में क्या होता है कि आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेती है और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है। तो सपोज कलकत्ता से मुंबई माल जा रहा है, मतलब वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र माल जा रहा है, तो क्या होगा? आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास चल जाएगा और आधा पैसा मुंबई का स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। और सपोज कलकत्ता से कलकत्ता माल बिक रहा है तो आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट तो लेगी ही सीजीएसटी का, और एसजीएसटी का पैसा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो समझ में आया? जीएसटी में 2 प्रकार का टैक्स होता है। एक होता है, चीज को समझिए, सेम स्टेट में जब माल बिकता है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जब माल बिकता है। समझ में आया? 3 प्रकार का टैक्स कवर हो गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ कलेक्ट किया जाता है जब सेम स्टेट में माल बिकेगा, और आईजीएसटी जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट में माल जब बिकेगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर का सिंपल सा मीनिंग है कि हम जितना जन को माल बेच रहे हैं, जीएसटी वाला माल बेच रहे हैं, नॉन जीएसटी वाला माल बेच रहे हैं, सारा माल को, सारा सप्लाई को ऐड कर लो, वो हो जाता है एग्रीगेट टर्नओवर। डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे, टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, जितना सप्लाई है सब एग्रीगेट टर्नओवर में डाल दीजिए। समझ में आया? टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड, एक्सपोर्ट सप्लाई, सारा सप्लाई को ऐड कर लेंगे तो टर्नओवर आ जाएगा। टर्नओवर में याद रखिएगा जिस पे आप टैक्स नहीं ले रहे वो भी ऐड हो रहा है। 4th क्वेश्चन, ए पर्सन ऑफ त्रिपुरा इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिट लेवी प्रोवाइडेड हिज प्रीवियस ईयर टर्नओवर एक्सीड ₹75 लाख। मतलब ये अप टू बोल रहा है कि 75 लाख तक उसका टर्नओवर है। ठीक है, अप टू बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि उसको कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सीधा सा बात है, कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट क्या है? कंपोजिट स्कीम में क्या होता है, स्पेसिफिक मिनिमम अमाउंट का गवर्नमेंट आपको बता देता है कि उतना को आपको लमसम पे टैक्स देना है, और आपका जीएसटी का कंप्लायंस से आप आधा मोर देन 90% कंप्लायंस आपका जीएसटी का कम हो जाएगा। मतलब एनुअल रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न, 50 तो जो रिटर्न है, ऑडिट है, सारा का कंप्लायंस आपका एकदम बेयर मिनिमम हो जाएगा। तो ये छोटा
ट्रेडर या मैन्युफैक्चर लोगों के लिए ये बेनिफिट दी जा रही है। तो जनरली कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट मिलता है यदि टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ तक है, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट को बोला गया है कि आपका यदि टर्नओवर 75 लाख तक होगा तब भी हम आपको कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट दे देंगे। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट से। उसमें क्या क्या चीज है? जैसे असम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सब है। समझ में आया? तो उस सब स्टेट में त्रिपुरा भी एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, इसीलिए इसको बेनिफिट मिल जाएगा। और 75 लाख का टर्नओवर, जो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर याद रखिए लेना पड़ता है, यदि इसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 75 लाख तक का होगा तो इसको कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, every person who is liable to be registered under GST shall apply for register in which form? GST का रजिस्ट्रेशन के लिए किस फॉर्म में अप्लाई करना पड़ता है? GST RAG 1 में। चीज को समझिए, क्या होता है जब आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो जाएगा तब आपको विद इन 30 डेज के अंदर, जिस दिन टर्नओवर आपका लिमिट क्रॉस करा वहां से 30 दिन के अंदर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म में? जीएसटी RAG 1। आप जीएसटी पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल में जाके इस फॉर्म को भर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाएगा, ठीक है। इन द कॉमन पोर्टल every claim of input tax credit of a registered person shall be credited to electronic credit ledger। चीज को समझिए, ध्यान से समझिएगा अभी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मेरा इनपुट क्रेडिट मेरा किस लेजर में जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। दो प्रकार का लेजर होता है जीएसटी कॉमन पोर्टल में। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है, याद रखिए। और एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कैश लेजर ये होता है कि जो आपका जीएसटी का आप खुद अपना पोर्टल में जाके टैक्स का पैसा जमा करते हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। और क्रेडिट लेजर होता है कि आपका जो इनपुट का पैसा है यहां पर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं अपने, ठीक है। देखिए जीएसटी में दो प्रकार का टैक्स होता है, ठीक है। एक होता है इनपुट टैक्स, एक होता है आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स समझ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। सपोज इनपुट टैक्स मतलब टैक्स ऑन परचेज और आउटपुट टैक्स मतलब टैक्स ऑन सप्लाई। चीज को समझिए, मैं माल खरीद के बेचता हूं, मैं 100 रुपया का माल खरीदा, उस पर 18 रुपया जीएसटी दिया, 118 रुपया मेरा परचेज प्राइस पड़ा। उस माल को मैं 300 रुपया में बेचा, 300 रुपया प्लस 18% जीएसटी मतलब 54 रुपया का जीएसटी, 354 रुपया में मैं उस माल को बेच रहा हूं। 118 में खरीद के 354 में बेच रहा हूं। तो जब 118 में खरीदा था मैंने जी गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया था 18 रुपया। अब मेरे को गवर्नमेंट को, जो मैं माल बेच रहा हूं 300 रुपया और सामने वाले से कलेक्ट कर रहा हूं 54 रुपया जीएसटी का 18%, 354 में मैं माल बेच रहा हूं। तो अब गवर्नमेंट को टैक्स हम कितना देंगे? 54 रुपया सामने वाला से कलेक्ट किए, वो हो गया मेरा आउटपुट टैक्स जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आउटपुट टैक्स में टैक्स ऑन सप्लाई, सप्लाई पे जो टैक्स दे रहे हैं 54 रुपया का, और माइनस इनपुट टैक्स मतलब परचेज में मैंने कुछ टैक्स पे कर दिया है, 18 रुपया का पेमेंट कर दिया हूं, वो हो गया मेरा इनपुट टैक्स। तो 54 माइनस 18 मतलब 36 रुपया हम मेरा नेट टैक्स गवर्नमेंट को दे देंगे। तो यहाँ पर जो 18 रुपया है वो आपका दिखाएगा किस पे? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका 18 रुपया दिखाएगा। अब जो 36 रुपया हमको देना है वो जमा होगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, वो मैं ऑनलाइन के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू अपना अकाउंट में जमा करूंगा, फिर गवर्नमेंट को टोटल 36 रुपया का टैक्स चल जाएगा। मेरे हिसाब से 36 रुपया प्लस 18 गवर्नमेंट को टोटल 54 रुपया का टैक्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज आउट ऑफ जीएसटी? नेचुरल गैस में कोई जीएसटी नहीं लगता है, टैक्स फ्री है, जीएसटी का टैक्स नहीं लगता। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज आउट ऑफ जीएसटी? नेचुरल गैस। सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 8,
द एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस आर रेफर्ड टू, किस शेड्यूल में ये बोला गया है जीएसटी एक्ट में कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा? शेड्यूल 2 में बोला गया है सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में, उस एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। शेड्यूल 2 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, gift not exceeding rupees days in value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कितना रुपया तक का गिफ्ट दे सकता है कि जो सप्लाई नहीं माना जाएगा और टैक्स नहीं लगेगा? तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 रुपया तक का गिफ्ट दे दिया जाता है, दे सकता है। उससे ऊपर देगा तो सप्लाई भी आ जाएगा और टैक्स भी लग जाएगा। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 तक का गिफ्ट दे सकता है जो सप्लाई के डेफिनेशन से एक्सक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is an eligible capital goods for import under EPCG? EPCG में कैपिटल गुड्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम को बोलते हैं, याद रखिएगा। एलिजिबल कैपिटल गुड्स अंडर EPCG कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द टैक्स लेवी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई? इंट्रा मतलब सेम स्टेट में, जब आएगा CGST एंड SGST। इंटर स्टेट होता तब आ जाता IGST, मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट तो IGST, सेम स्टेट CGST एंड SGST, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में होता है व्हाट इज द मैक्सिमम GST रेट प्रेजेंटली लेवी ऑन एनी प्रोडक्ट और सर्विस? इसमें 28% मैक्सिमम दिया था रेट में, 4 ऑप्शन में, तो 28% लिए हैं। यदि 40% बोल दिया जाए आपको तो अभी रेट 40% का देखिएगा, 40% आप ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट इज, माने एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कोई सर्विस दे रहा है, मतलब उसके अंदर नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, इसको सप्लाई भी नहीं मानते हैं और सर्विस भी नहीं मानते हैं। याद रखिए, नेदर ए सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर ए सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। जो जॉब कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई सर्विस दे रहा है वह जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर है, वो सप्लाई भी नहीं है सर्विस भी नहीं है, तो नेदर ए सप्लाई और नॉर ए सर्विस बोला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट एन एजुकेटिंग अथॉरिटी अंडर कस्टम एक्ट? एजुकेटिंग अथॉरिटी जो होता है, एजुकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं जो असेसमेंट करता है, और कमिश्नर अपील असेसमेंट के बाद वाला हायर अथॉरिटी है, इसीलिए कमिश्नर अपील को एजुकेटिंग अथॉरिटी नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, Which of the following capital goods is ineligible? Ineligible है, कौन सा कैपिटल गुड ineligible है ईपीसीजी के लिए? सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स पर ईपीसीजी का बेनिफिट नहीं मिलता है। किस पे मिलता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम पर ईपीसीजी का बेनिफिट मिलता है। किस पे नहीं मिलता है? सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स पे इनएलिजिबल है। एलिजिबल कौन सा है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम अपने आगे पढ़े थे। कौन सा इनएलिजिबल है? सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रेट एप्लीकेबल अंडर सीजीएसटी टू ए रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर ऑप्टिंग टू कंपोजिट स्कीम? रेस्टोरेंट सर्विस, 3 जन को कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट मिलता है। याद रखिए, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है उसको मिलता है। याद रखिए, बोलता है रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए सीजीएसटी का रेट क्या है? तो याद रखिए, कंपोजिट स्कीम में बोला जाता है सीजीएसटी और एचजीएसटी मिला के 5% उसको देना पड़ेगा रेस्टोरेंट वाला को। तो 5% दोनों के बीच में, सीजीएसटी और एचजीएसटी के बीच में आधा आधा डिवाइड होगा, तो सीजीएसटी का रेट होगा 2.5%। क्वेश्चन नंबर 17, Can a registered person opt for composite scheme only for 1 unit out of 4 business verticals? बोला जाता है ये चीज नहीं होगा। रजिस्टर्ड पर्सन यदि 1 यूनिट के लिए कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट लेगा तो सबके लिए लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम एक को कंपोजिट का बेनिफिट डाल दिए, दूसरा में हम टैक्स दे रहे हैं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। यदि एक पेन नंबर पे सेम पेन नंबर पर होगा
तो एक यूनिट को कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट मिलेगा तो सबको मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस पे मन किया लेंगे, जिस पे मन किया नहीं लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फी पेबल फॉर ऑप्टिंग एडवांस रूलिंग? एडवांस रूलिंग का फी 10,000 रुपया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, हु इज लाइबल टू पे ड्यूटी अंडर प्रीफर्ड गुड्स? प्रीफर्ड गुड्स के अंदर ड्यूटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? कस्टोडियन का। याद रखिए, कस्टम में प्रीफर्ड गुड्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी कस्टोडियन का होता है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज अ सप्लाई ऑफ, वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज का सप्लाई है? सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस तो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 21, सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज लेवी? सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% के हिसाब से लेवी होता है। क्वेश्चन नंबर 22, सप्लाई टू और बाई ए एससीजेड यूनिट? एससीजेड यूनिट को आपको सप्लाई कर रहे हो या वहां से कुछ सप्लाई आ रहा है, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। एक स्टेट से दूसरा स्टेट मान लिया जाता है एससीजेड यूनिट को। ठीक है, अब सर्विस इंपोर्टेड बाय एससीजेड यूनिट, यदि एससीजेड यूनिट से आप कोई सर्विस ले रहे हो तो वो एग्जेम्प्टेड सर्विस है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। एससीजेड यूनिट के यदि कोई सर्विस लेते हो तो उसको एग्जेम्प्टेड सर्विस मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मैक्सिमम पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ आईजीएम इंपोर्ट मैनिफेस्ट विद इन टाइम लिमिट इज 50,000 का मैक्सिमम पेनल्टी है यदि आप इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल नहीं करते हो अंडर कस्टम। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से देखिए। 25 ठीक है, सर्विस इंपोर्टेड इनटू इंडिया, कोई भी सर्विस बाहर से इंपोर्ट होता है इंडिया में उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। सर्विस इंपोर्टेड इनटू इंडिया इज नोन एज इंटर स्टेट सप्लाई, सिंपल सा चीज था। क्वेश्चन नंबर 26, रूल 30 ऑफ सीजीएसटी रूल, जब भी रूल 30 मिले और वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पूछे आपसे, सीधा सा 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दीजिएगा। याद रखिए, जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बनता है इससे, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद रखिए, रूल बोलता है, रूल 30 में बोलता है यदि जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस का वैल्यू कितना परसेंट होना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का? 110% होना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। बस इसमें इतना याद रखिए और कुछ मत याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, what will be the value of supply if Mr. X supplied television set for rupees 35,000 along with the exchange of an old TV? याद रखिए, आपने एक नया टीवी खरीदा जिसका आपको देना पड़ा 35,000 रुपया, लेकिन आपको उसके बदले पुराने टीवी भी उसे देनी पड़ी एक्सचेंज में। तो क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन कभी भी दे तो याद रखिएगा ओपन मार्केट वैल्यू देख लीजिएगा कितना है। मार्केट वैल्यू क्या है उसका क्वेश्चन में बोलता है, उस टीवी का मार्केट वैल्यू 50,000 रुपया है। ठीक है, तो जब भी उसका मार्केट वैल्यू 50,000 रुपया, भले आपको 35,000 रुपया देना पड़े, टैक्सेबल सप्लाई जो है 50,000 ही माना जाएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? 50,000, जो मार्केट वैल्यू है उसका याद रखिएगा। ठीक है, माने बिना एक्सचेंज में हमको 50,000 ही देना पड़ता, मार्केट वैल्यू ही देना पड़ता, तो उसका मार्केट वैल्यू ले लीजिएगा। जब भी एक्सचेंज ऐसा कुछ सम दे तो मार्केट वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में बोला क्या है देखिए, एज पर सेक्शन 61, where any warehouse goods remain in a warehouse beyond a period of 90 days from the date on which the proper officer has made an order under section 60। बोलते हैं प्रॉपर ऑफिसर जब वेयरहाउस में गुड्स रखने के लिए ऑर्डर देता है तब हम 90 दिन तक बिना इंटरेस्ट का पैसा दिए उस वेयरहाउस में गुड्स रख सकते हैं। मतलब 90 दिन तक वेयरहाउस में गुड्स रखने का कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन जब 90 दिन के बाद यदि गुड्स वेयरहाउस में पड़ा रहा तो 15% का उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। याद रखिएगा, वेयरहाउस में गुड्स कब तक फ्री में रख सकते हैं? 90 दिन तक। 90 दिन के बाद आप रखेंगे तो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा अंडर कस्टम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर। बोलता है याद देखिए, कोई भी इंस्टॉलेशन का सम आए, कुछ भी इंस्टॉलेशन हो रहा है तो वेयर द इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर
इसमें जहां पर जिस प्लेस में इंस्टॉलेशन होता है, जिस जगह पे, उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। कुछ भी इंस्टॉलेशन हो तो प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इंस्टॉलेशन के, जहां पर इंस्टॉलेशन हो रहा है। इस केस में एलिवेटर का इंस्टॉलेशन जहां पर हो रहा है उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। कुछ भी इंस्टॉलेशन हो, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां पर इंस्टॉलेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड टू डेस नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेसलाइन। ये पता है आपको, 12 नॉटिकल माइल्स होगा, याद रखिए, सिंपल सा 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेसलाइन को ही टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हु कैन टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। भैया सीधा सा बात है, इनपुट टैक्स का बेनिफिट कौन ले सकता है? इनपुट टैक्स मतलब परचेज के समय जो टैक्स दिया जाता है। रजिस्टर्ड डीलर, जो आदमी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेके रखा है और कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट नहीं ले रहा है, याद रखिए, नॉट ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो रजिस्टर्ड डीलर who not opting composite scheme can take the benefit of input tax credit। दो चीज याद रखिएगा, इनपुट टैक्स मतलब टैक्स ऑन परचेज, आउटपुट टैक्स मतलब टैक्स ऑन सेल। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स एंड इनपुट कैन बी अवेलेबल इन डेज। याद रखिए, कैपिटल गुड्स का जो इनपुट है हमको एक इंस्टॉलमेंट में लेना पड़ेगा, एक इंस्टॉलमेंट में लेना पड़ेगा कैपिटल गुड्स का इनपुट क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, the time limit to pay the value of supply with taxes to avail the input tax credit is days। क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान से देखिए, हम आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है, टैक्सेबल इनवॉइस का, चीज को समझिए, यदि टैक्सेबल इनवॉइस का बायर 180 दिन के अंदर पेमेंट कर देगा तभी बायर उस पे इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट ले पाएगा। तो टैक्सेबल इनवॉइस का पेमेंट का लिमिट क्या है? 180 दिन है बायर के पास इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए। तो 180 दिन के अंदर पेमेंट कर देगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएगा? नहीं, तो नहीं ले पाएगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का पेमेंट जो लेने का लिमिट है कितना? 180 दिन के अंदर। मैंने 180 दिन के अंदर यदि बायर पेमेंट कर देता है टैक्सेबल इनवॉइस का तो वो इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले पाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, within how many days a person should apply for registrations। बोलता है जिस दिन मेरा टैक्सेबल टर्नओवर का लिमिट क्रॉस हो जाता है वहां से 30 दिन के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। मतलब 40 लाख का जब लिमिट क्रॉस हो गया वहां से 30 दिन के अंदर, within 30 days from the date he becomes liable for registration। so liable for registration कब होता है? जब उसका लिमिट 40 लाख से क्रॉस हो जाता है, वहां से 30 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 35, What is the validity of registration certificate? रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट का वैलिडिटी तो लाइफ टाइम होता है, लेकिन अभी रूल बन गया कि जीएसटी ऑफिसर के पास पावर वो कैंसिल कर सकता है। तो वैलिडिटी इज कैंसल्ड, जब तक वो ऑफिसर के द्वारा कैंसिल नहीं होता है रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट वैलिड है। मतलब लाइफ टाइम ही वैलिड मान के चलिए, लेकिन वैलिडिटी इज कैंसल्ड बाय ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 36, only project having a minimum investment of days in plant and machinery shall be considered for establishing an SEOU। EOU के लिए एक प्रोजेक्ट का जो प्लांट एंड मशीनरी का जो लिमिट होता है, इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 करोड़ होता है। EOU का बेनिफिट हम लेंगे तो मेरे को प्लांट एंड मशीनरी में कम से कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपया करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 37, Who must issue tax invoice? सीधा सा बात है, रजिस्टर्ड पर्सन जो कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट नहीं ले रहा है वही रजिस्टर्ड इनवॉइस, टैक्सेबल इनवॉइस इशू कर पाएगा, कंपोजिट वाला नहीं कर पाएगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन नॉट पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, मतलब नॉर्मल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो कंपोजिट स्कीम में कवर नहीं है वही सिर्फ टैक्सेबल इनवॉइस इशू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, इंपोर्ट under EPCG scheme shall be subject to an export obligation equivalent to 6 time of duty। याद रखिए, यदि EPCG स्कीम का कोई बेनिफिट लेना चाहता है अंडर इंपोर्ट में तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 6 टाइम ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए। तो याद रखिएगा EPCG स्कीम में एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना होता है? 6 टाइम ऑफ ड्यूटीज होता है। सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, अंडर जीएसटी
which supply consists of a natural bundle and such cannot be separated. नेचुरल बंडल क्या होता है? देखिए नेचुरल बंडल मतलब एक सप्लाई दूसरे के बिना हो ही नहीं सकती। एग्जांपल देखिए, जैसे चॉकलेट दे रहे हैं, ठीक है, एक चॉकलेट हम रेपर में या बॉक्स में पैक करके देंगे तो चॉकलेट विथ बॉक्स जाएगा। समझ में आ रहा? खाली ऐसे हाथ में चॉकलेट नहीं दे सकते कैडबरी, तो उसको एक बैग बॉक्स में या रेपर में दिया जाएगा। तो चॉकलेट विथ रेपर या विथ बॉक्स उसको बोलते हैं कॉम्पोजाइट सप्लाई। समझ में आया? मतलब जब सपोज आप एक नया गाड़ी खरीद रहे, तो नया गाड़ी खरीदते हैं तो वो इंश्योरेंस भी 1 साल का देता है, किट्स देता है, चाबी देता है। तो एक कॉम्पोजाइट सप्लाई गाड़ी के साथ उसकी की क्या है? कॉम्पोजाइट सप्लाई, मैंने उसके बिना एक दूसरे के बिना सप्लाई नहीं हो सकता, वो डिपेंडल है, नेचुरली बंडल है, उसको बोलते हैं कॉम्पोजाइट सप्लाई। और मिक्स सप्लाई क्या होता है? दो अलग अलग इंडिविजुअल सप्लाई, जैसे ड्राई फ्रूट्स है, काजू काजू एक ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स बना दिए, काजू डाल दिए, किशमिश डाल दिए, अलग अलग, जो सेपरेट इंडिविजुअल बेसिस में भी सप्लाई हो सकता है और उसको कंबाइन करके भी सप्लाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई। समझे? वेन सच सप्लाई व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, वो होता है, याद रखिए। कंपोजिट सप्लाई में टैक्स रेट प्रिंसिपल सप्लाई का लिया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और अब आ जाइए, तो कंपोजिट मिक्स सप्लाई में बता दिया, जो इंडिविजुअल जो अलग अलग सप्लाई होगा उसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई, ठीक है। जो अलग अलग होगा, अलग अलग हो सकता है, उसको एक साथ दे दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में आ जाइए, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 40 में एक चीज देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में और 40 में एक चीज बता दे रहा है। जब भी कंपोजिट सप्लाई होगा, जो रेट ऑफ जीएसटी है, जो कंपोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट है वो लेंगे, और मिक्स सप्लाई में याद रखिएगा जो हाईएस्ट रेट है उसको लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में आ जाइए। फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्स विच हैज बीन सब्स्टिट्यूट बाय जीएसटी। कौन सा टैक्स जीएसटी का सब्स्टिट्यूट नहीं है? प्रोफेशनल टैक्स। जीएसटी का सब्स्टिट्यूट क्या है? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीबीडी, ये सब जीएसटी का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन प्रोफेशनल टैक्स जीएसटी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसकी जगह जीएसटी नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 42, इन एन इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट, कलकत्ता का माल कलकत्ता में ही बेचना, तो फॉलोइंग आर लेवी अंडर जीएसटी, क्या चीज लिया जाएगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यहाँ पर एसजी सीजीएसटी होगा, याद देखिए, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी सी होगा, यहाँ पर सीजीएसटी लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, जीएसटी इज ए डेस, ये आपको बढ़िया से बता चुके हैं पहला क्वेश्चन में, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, a new supplier has taxable intrastate sales, exempted intrastate sales and export sales. He should get himself registered. जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब लेगा? जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख क्रॉस होगा, सीधा सा बात है। द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल द थ्री आइटम एक्सीड 40 lakhs। जब एग्रीगेट टर्नओवर में इंट्रास्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, एजेंटेड सप्लाई, नील रेट सप्लाई, सब चीजें होता है। जब टोटल सप्लाई उसका 40 लाख क्रॉस करेगा, तब उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा विद इन 30 days। फॉलोइंग इज एन इंट्रास्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट मतलब सेम स्टेट, ठीक है। गुड्स सेंड फ्रॉम दिल्ली टू अनदर डीलर इन दिल्ली, दिल्ली का माल दिल्ली में ही बेचने को इंट्रास्टेट सप्लाई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज इक्वल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब जो आदमी ओकेजनली सप्लाई करता है, जिसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। सपोज मैं कलकत्ता का आदमी हूं और दिल्ली बेंगलोर में एक सेमिनार हो रहा है, वहां पर मैं जा रहा हूं और सेमिनार में कुछ सप्लाई कर रहा हूं, कुछ बेच रहा हूं, तो मेरा ओकेजनली सप्लाई है, मेरा वहां पर दिल्ली में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं है। तो याद रखिएगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कुछ भी सप्लाई करे, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को। उसके लिए कोई टर्नओवर और कोई चीज का लिमिट नहीं है, याद रखिएगा। तो टैक्सेबल इंटर स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई, कोई भी टैक्सेबल सप्लाई करेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 47, advance ruling can be declared to be void by the authority if it has been obtained by applicant। बोलता है यदि एप्लीकेंट ने एडवांस रूलिंग को ऑब्टेन किया है किसी गलत तरीका से, फ्रॉड हो, सप्रेशन ऑफ फैक्ट हो या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, किसी भी गलत तरीका से लिया है, तो एडवांस रूलिंग को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 48 फॉर द ईयर्स 17-18 ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न इज इतना द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ 17-18 मस्ट बी मेंटेन। जीएसटी में बुक्स ऑफ रिकॉर्ड 6 साल तक मेंटेन करना पड़ता है 72 मंथ। तो 2017-18 का 6 साल होगा 23-24 तो माने 31 जो यहाँ से 23-24 माने 6 साल आप काउंट कर लीजिएगा। 6 साल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, याद रखिएगा बस। क्वेश्चन नंबर जहां पर एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा है वहां से 6 साल आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जीएसटी में 6 साल 72 मंथ्स रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ता है। फॉर फाइलिंग एन अपील बिफोर द कमिश्नर अपील द अमाउंट ऑफ प्री डिपोजिट कमिश्नर अपील के पास यदि कोई अपील फाइल करते हैं तो 75% ऑफ डिमांड, जितना रुपया का डिमांड है 100 करोड़ का डिमांड है उसका 7.5% कितना होता है 7.5 करोड़, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 करोड़। 10 करोड़ से ज्यादा डिमांड का पैसा नहीं देना है, लेकिन 7.5% डिमांड का देना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 करोड़ तक हो सकता है। सपोज 200 करोड़ का डिमांड है 15 करोड़ होता है 7.5%, लेकिन उस केस में 10 करोड़ ही देना पड़ेगा। तो कमिश्नर अपील के पास जो अपील फाइल करने के लिए प्री डिपोजिट जो है 7.5% है या 10 करोड़, विचएवर इज हायर विचएवर इज लोअर, आपका जो लोअर होगा वो करेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 where a person of Indian origin stay abroad for 36 months and return to India for having resident in India, the GFA गुड फ्री अकोमोडेशन बोलता है। यदि कोई आदमी बाहर जाता है इंडिया का और वहां 36 महीना रहता है और 2017 का बोला है, इसीलिए वहां पर उस समय लिमिट कितनी थी 5 लाख थी। 5 लाख तक का वो बाहर से माल ला सकता है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 एंटी डंपिंग ड्यूटी पेबल बाय एससीजेड यूनिट। एससीजेड यूनिट को एंटी डंपिंग ड्यूटी देने का दरकार ही नहीं है, नील रेट होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट। यदि कोई एससीजेड यूनिट इंपोर्ट करता है उसको एंटी डंपिंग ड्यूटी देने का दरकार नहीं है, नील। 52 which of the following central tax has been substituted in the ambit of GST? GST की जगह कौन सा टैक्स आया? सेंट्रल एक्साइज आया है, सर्विस टैक्स आया है, सीबीडीटी सारा आया है, ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 53 GST is payable on the service provided by the employee to the employer in the course of its employment on। यदि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस होगा तब जीएसटी देना पड़ेगा। यदि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अंदर जॉब के बेसिस में काम करेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तब जीएसटी नहीं आएगा, तब सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम कर रहा है, तब जीएसटी आ जाएगा। Question number 54 if a person opting for composite scheme is liable to be registered on 1 October 2017 and he has applied for registration 17 November 2017 and registration granted on इतना, then the effective date of registration will be। याद रखिएगा जब कंपोजिट स्कीम में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड होगा उसको इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड होता है। लेकिन नॉर्मल डीलर यदि 40 लाख का अप्लाई करता है, डेट ऑफ एप्लीकेशन को ही जो इफेक्टिव डेट मांग लेते हैं। लेकिन कंपोजिट स्कीम में वो चीज नहीं है, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड होगा उसी दिन को इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानते हैं, और अदर देन कंपोजिट स्कीम होगा तो डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। Question number 55 in case of transfer of goods by rail within India which of the following item is exempted? या देखिए ट्रांसफर ऑफ डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, यदि मिलिट्री और डिफेंस का कोई इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो एजेंटेड सप्लाई में कवर होता है। क्वेश्चन नंबर 56 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 56 ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 56 बोलता है Mr. C of Chennai supplied goods to Mrs. Smart Jet Airlines of Chennai flying between Delhi and Mumbai. The goods are loaded in the aircraft in Delhi. The place of supply of goods will be। बोलता है मिस्टर सी चेन्नई का गुड्स माल बेचता है स्मार्ट जेट एयरलाइन को, चेन्नई का कंपनी को, ठीक है। लेकिन ये जो जिस एयरलाइन को माल बेचता है वो एयरलाइन उड़ता है दिल्ली और मुंबई के बीच में, लेकिन गुड्स जो एयरलाइन में लोडेड होता है दिल्ली में। जैसे ऐसा क्वेश्चन कुछ भी रहा एयरलाइन का
तो याद रखिएगा जिस प्लेस में गुड्स लोडेड हो रहा है, द प्लेस वेयर गुड्स आर लोडेड इन द एयरक्राफ्ट इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या होगा? जहां पर गुड्स लोडेड होता है, तो गुड्स यहाँ लोड कहां पर हो रहा है? दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई किसको बोलते हैं? दिल्ली को बोला जाएगा। जहां पर गुड्स लोड होता है उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई बोलते हैं। Question number 5. Which of the following are duty exemption scheme under FTP? FTP में ड्यूटी एजेंशन स्कीम कौन कौन सा है? एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम इज ड्यूटी एजेंशन स्कीम है अंडर FTP में। क्वेश्चन नंबर 58. The type of bill of entry which is used for ex-bond clearance for home consumption from the warehouse। जब warehouse से goods home consumption के लिए माने ले जाया जाता है, तब green bill of entry फाइल किया जाता है। ठीक है, देखिए फॉर्म 3 में ग्रीन बिल ऑफ एंट्री दिखाया जाता है जब गुड्स होम कंजम्पशन के लिए जाता है वेयरहाउस से। जब आप वेयरहाउस से आप होम कंजम्पशन के लिए माल ले जाओगे तो ग्रीन बिल ऑफ एंट्री शो करना पड़ता है। Question number 59. Which of the following goods are covered under GST compensation scheme? GST compensation scheme में पान मसाला, टोबैको, मोटर व्हीकल्स सारा चीज ही आता है। All of the above. Question number 60. The due date of file GSTR 6। GSTR 6 क्या है? रिटर्न फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रिटर्न है, जिसका ड्यू डेट क्या है? 13 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ का 13 तारीख है, बस याद रखिएगा। गुड्स अंडर CGST एक्ट एक्सक्लूड्स सिक्योरिटी को गुड्स नहीं मानते हैं जीएसटी में, याद रखिएगा। ठीक है। इन कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ कंपोजिशन लेवी Which of the following items should be excluded? एग्रीगेट टर्नओवर में कंपनसेशन सेस नहीं इंक्लूड होता है, याद रखिएगा। कंपनसेशन सेस एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 63. If a person liable to be registration on 11 अक्टूबर 2017 and he has been applied for registration 17 अक्टूबर इतना, the effective date of registration से याद रखिए for composition levy will be 11 अक्टूबर हो गया। देखिए जिस दिन लाइबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए उस दिन ही को मान लिया जाएगा, याद रखिए। भले वो अप्लाई लेट से किया, लेकिन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस दिन लाइबल है उसको मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 64. द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 6 ये बता दिए 13 तारीख नेक्स्ट मंथ का। या देखिए क्वेश्चन नंबर 65. इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, गवर्नमेंट के कारण गवर्नमेंट ने रेट ऑफ टैक्स चेंज कर दिया। ठीक है। Amount is credited to the bank account after 4 working days from the date of the change in the rate of tax। जिस दिन रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ उसके 4 वर्किंग डेज बाद आया। The date of receipt of payment will be जिस दिन बैंक में एंट्री हुआ उसी दिन को मानेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 में आ जाइए। In case of supply of service, the tax invoice shall be prepared। सप्लाई ऑफ सर्विस में टैक्स इनवॉइस का 2 कॉपी बनाया जाता है, याद रखिए। The tax invoice shall be prepared in the manner of 2 copies। ठीक है। Question number 67. The form for application for registration used by the non-residents taxable persons। टैक्सेबल पर्सन्स या देखिए नॉन रेसिडेंट्स माने बाहर का आदमी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। यदि सप्लाई करता है तो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन किसमें होगा? जीएसटी रजिस्ट्रेशन 09। फॉर्म का नाम क्या है? GST REG 09। या देखिए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए रजिस्ट्रेशन किसमें होगा? GST REG 09 में। क्वेश्चन नंबर 68. In a case involve a substantial question of law and does not involve any issue relating to place of supply, an appeal against order passed by the state bench of appellate tribunal। या देखिए अपील ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का यदि भी कोई केस फाइल करते हैं तो अपने हाई कोर्ट के पास करते हैं। हाई कोर्ट डिसाइड करता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली। ठीक है। तो यदि अपील ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट कोई केस फाइल करना हो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेके तो हाई कोर्ट के पास फाइल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69. अंडर GST एक्ट सप्लाई ऑफ स्वीट चॉकलेट एंड फ्रेगनेंस, जो अलग अलग सप्लाई होता है जो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स, स्वीट चॉकलेट अलग अलग भी सप्लाई किया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई होता है, एक सप्लाई दूसरे के बिना नहीं हो सकता है। समझ में आया? जैसे नया गाड़ी लिए तो उसके साथ इंश्योरेंस दिया, तो इंश्योरेंस चाबी दिया तो एक डिपेंडेंट हो एक पे,
कंपोजाइट है, बंडल है, नेचुरली बंडल है, उसको बोलते हैं कंपोजाइट। मिक्स सप्लाई मतलब अलग अलग दिया जा सकता है, मिक्स सप्लाई में जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है वो लगेगा। क्वेश्चन नंबर 30, द ड्यू डेट फाइलिंग जीएसटीआर 6, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का ड्यू डेट क्या है, 13 तारीख नेक्स्ट मंथ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, मैं आगे आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 71 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 71, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 71 को सुनिए। Under GST, input tax credit cannot be claimed on goods and service used as input if goods are destroyed by fire. यदि goods destroy हो जाएगा, आग में जल जाएगा, तो उस पे आपको input tax credit नहीं मिलेगा, सीधा सा बात है। Question number 72. A person is not liable for registration under GST Act if an agriculturist selling प्रोडक्ट आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, मतलब सीधा सा बात है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यदि कोई बेचेगा कल्टीवेशन ऑफ लैंड के लिए, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है, सीधा सा बात है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कोई बेचता है कल्टीवेशन ऑफ लैंड के लिए, जो यूज होता है, जो प्रोड्यूस होता है कल्टीवेशन ऑफ लैंड से, उसको जीएसटी लेने का दरकार नहीं है। बस मतलब एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट बेचता है कल्टीवेशन ऑफ लैंड से रिलेटेड, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है। Question number 73. It is not mandatory to have the following field in a tax invoice under GST rules. ठीक है, date of receipt of goods or service by the recipient. Date of receipt of goods डालने का दरकार नहीं है आपका taxable invoice में। ठीक है, Under GST Act, the term UIN stand for, UIN का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी में UIN का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, UIN, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर 75, फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ बिल ऑफ सप्लाई का क्या चीज पार्ट नहीं है, सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर्स। याद रखिए, सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर्स बिल्स ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं है। ठीक है, कंटेंट ऑफ बिल्स ऑफ सप्लाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी export and import goods are broadly categorized, which of the following statement is correct? कौन सा statement correct है? Restricted goods are allowed to be imported or exported only with authorization। याद है कि restricted goods को आप import और export कर सकते हैं authorization लेके, ये statement सही है। Question number 77. Which of the following is a document not required to be filed for claiming of duty drawback? ड्यूटी ड्रॉबैक जो रीएक्सपोर्ट करते समय आपको जो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, उसका जो आप क्लेम करते हैं, उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स फाइल करने का दरकार नहीं है? परमिशंस फ्रॉम सीबीईसी ऑथराइजिंग री एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जो सीबीईसी आपको परमिशन देता है कि आप री एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका परमिशन को आपको फाइल करने का दरकार नहीं है, याद रखिए। डायरेक्ट आर गुड्स, डायरेक्ट क्या होता है, जब सीप में आप जाते हो, सीप का वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, सीप आगे खींच नहीं पाता है, उसके लिए क्या होता है, आपको सीप का वेट थोड़ा कम करना पड़ता है, तो कुछ माल सीप में फेंकना पड़ता है, जिसका कोई रिकवरी का कोई चांसेस नहीं है, तो आर अबंडन बाय ओनर ऑफ द गुड्स विदाउट एनी होप ऑफ रिकवरी। ओनर उसको सीप में डंप कर देता है कि कोई रिकवरी नहीं होगा, उसी को बोलते हैं डेलेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, याद देखिए 79 में बोलता है कंपोजाइट डीलर को कौन सा रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जीएसटीआर 4 फाइल करना पड़ता है। कंपोजाइट स्कीम में जो आता है, कंपोजिशन डीलर उसको बोलते हैं, जो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेता है, जो 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर का जो कंपोजिशन स्कीम में बेनिफिट लेता है, कंपोजाइट वाला जीएसटीआर 4 रिटर्न फाइल करता है, वो रिटर्न क्वार्टरली फाइल करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 को ध्यान से समझिएगा, बोलता है Mr. Ram registered in Chennai has supplied goods to Kochi Fishery Department for a total contract value 2,65,000 inclusive of 18% IGST. The tax rate to be corrected. बोलता है TDS और GST कब करता है, जब टोटल वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट का एक्सक्लूडिंग जीएसटी 2.5 लाख होता है, उसपे 2% टीडीएस काटना पड़ता है, प्लस 2.5 लाख प्लस जीएसटी होता है। मतलब आप मान लीजिए 2.5 लाख प्लस 18% करते हैं, 2,95,000 होता, तो आपको 2% काट देना पड़ता, लेकिन इसका वैल्यू 2.5 लाख से कम है। यदि जीएसटी को हटा देंगे तो 2.5 लाख से कम है, इसीलिए इस पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा, नील रेट ऑफ टीडीएस कटेगा। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 में आ जाइए, ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन नंबर 81 ध्यान से देखिए क्या बोलता है, खाली क्वेश्चन को समझ लीजिए बस। In the electronic ledger, the balance in input tax credit is input tax credit आपका कहाँ दिखाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखाता है, सीधा सा बात है। और आप जो खुद कैश पेमेंट करते हैं माने आउटपुट टैक्स के लिए, वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखाता है, याद रखिए। मेरा आईटीसी किस में दिखाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, बस इतना याद रखिए। A registered supplier who regularly file monthly GST return has paid GST on इतना pertaining to the month of May on इतना, ठीक है। ये जीएसटी का पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट किया तो इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, याद रखिएगा। यदि आप जीएसटी का पेमेंट ड्यू डेट के बाद करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट 18% पर annum के हिसाब से लगता है, और गलत आईटीसी ले लेते हैं तो 14% आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर क्या जीएसटी का जो पेमेंट रेट से किया तो 18% का उसका इंटरेस्ट लग जाएगा। नंबर ऑफ डेज में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 710 रुपये आएगा। खत्म। क्वेश्चन नंबर 83, इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट, आईजीएसटी लगेगा, काम खत्म, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 84, लक्ष्मी बिकम लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ऑन 10th नवंबर। याद रखिए नॉर्मल टैक्स पेयर जिस दिन लायबल होता है उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसी दिन को मान लिया जाता है जिस दिन वो लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये लायबल ऑफ रजिस्ट्रेशन कितना था, 10 नवंबर को था। दो वो एप्लीकेशन सबमिट किया 18 नवंबर को, उसको ग्रांटेड हुआ 29 दिसंबर को, उससे मतलब नहीं है। नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द डेट व्हेन ही इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन कस्टम लॉ, आईसीजीएटी मींस क्या होता है, इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज गेटवे। इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज गेटवे, बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 86, ट्रांजिट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी किस सेक्शन में बोला गया है, सेक्शन 53 में बोला गया है। ट्रांजिट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज गवर्न बाय सेक्शन 53 ऑफ द कस्टम एक्ट। खत्म। क्वेश्चन नंबर 87, the following is not a conditions for grant of duty drawback for re-export of duty paid goods। यदि आप यदि री-एक्सपोर्ट करते हैं ड्यूटी पेड गुड्स तो उसमें आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, ठीक है। तो बोलता है ये कंडीशन नहीं है ड्यूटी ड्रॉबैक का, क्या है, entire lot of goods imported earlier should be re-exported and no portion should be remain। माने मेरे को जितना गुड्स हम इंपोर्ट किए थे पूरा का पूरा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ये ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, या कुछ गुड्स रखना पड़ेगा। चीज को समझिए, entire lot of goods imported earlier should be re-exported, माने जितना इंपोर्ट किए थे उतना एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये ड्रॉबैक लेने का, ड्यूटी ड्रॉबैक लेने का कोई कंडीशंस नहीं है, रिबेट ऑफ ड्यूटी मिलता है इसमें, ठीक है। ये कोई कंडीशन नहीं है कि जितना इंपोर्ट किया उतना ही हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन नंबर 88 पढ़िए, ठीक है। अच्छा देखिए एक चीज, मतलब ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब तो आपको पता है ना, ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब होता है कि आपको कस्टम ड्यूटी रिफंड कर दिया जाएगा। आप इंपोर्ट के समय जो गवर्नमेंट को ड्यूटी दिए हैं वो ड्यूटी आपको पूरा रिफंड कर दिया जाएगा, रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटी व्हिच इज पेड एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, यदि आप वही गुड्स को री-एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है ड्यूटी ड्रॉबैक का कि आप जितना गुड्स इंपोर्ट किए उतना ही आपको एक्सपोर्ट करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, द टर्म कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये मैं आपको बहुत बढ़िया से बताया। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब वह आदमी जो ओकेजनली सप्लाई करता है और जिसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट वुड बी टैक्स रेट एप्लीकेबल इन कंपोजिट स्कीम पे बता दी हूं। प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट होगा, जो नेचुरली बंडल सप्लाई होता है चॉकलेट विद रेपर, जो प्रिंसिपल सप्लाई चॉकलेट का जो रेट है वही अप्लाई होगा इसमें कंपोजिट स्कीम में। मिक्स सप्लाई में जो हायर रेट होगा वो अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 90, What are the supply on which reverse charge mechanism would apply? किसमें reverse charge mechanism apply होता है? Notify category of goods or service और both under section 9 subsection 3 में जो notify category का goods और service है उसी पे reverse charge mechanism apply होता है। section 9 subsection 3 याद रखना।
Which of the following is exempted from GST? A business exhibition outside India is, उसमें GST में ये exemption मिला हुआ है. A business exhibition outside India exempt from GST. Question number 92 आ जाइए. ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 92. क्वेश्चन नंबर 92 ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली मैं क्वेश्चन का आंसर बताते हुए जा रहा हूँ. Which is the date of receipt of payment? Date of receipt of payment किसको मानते हैं? याद रखिएगा, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स और डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिटेड इनटू बैंक अकाउंट. जो जल्दी होगा, जो अर्ली होगा, आपने जिस दिन बुक्स में एंट्री किया है, जिस दिन आपके बुक्स में पेमेंट आया आपके बैंक अकाउंट से, उसी को डेट ऑफ रिसीप ऑफ पेमेंट मान लेंगे. देखिए, द टाइम लिमिट टू पे द वैल्यू ऑफ सप्लाई विद टैक्सेस, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए टैक्सेबल इनवॉइस का पेमेंट 180 दिन के अंदर होना चाहिए. पहले बता चुका हूँ, याद रखिए. अब देखिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू का कस्टम वैल्यूएशन का एग्जाम है, याद रखिएगा. दो सेट ऑफ सेल सप्लाई होता है, ठीक है. एक में बोलते हैं कि 1000 यूनिट हम बेचे 190 रुपया करके, और बोलता है 90 यूनिट बेचे 200 रुपया करके, ठीक है. आप कुछ भी बेचे उससे मतलब नहीं है. याद रखिएगा, जिस जिस रेट पे मैक्सिमम यूनिट सप्लाई होगा, कस्टम वैल्यूएशन रूल जो है, डिटर्मिनेशन वैल्यू ऑफ इम्पोजिंग गुड्स रूल्स, ये रूल्स ये बोलता है जिस पर ग्रेटेस्ट क्वांटिटी, जिस जिस रेट पे सबसे ज्यादा माल बिका है, उसी रेट को कंसीडर करेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू लेने में. तो 1000 यूनिट 190 करके पीछे है, इसी 190 रुपया को ही माना जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू कस्टम वैल्यूएशन रूल के हिसाब से. क्वेश्चन नंबर 95 में बोला गया है कि क्या चीज कंसीडर नहीं होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करने के लिए. याद रखिए, एससीजेड यूनिट यदि कुछ भी माल प्रोक्योर करके बेचता है तो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगता है. क्वेश्चन नंबर 96 याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 96 में आ जाइए, ध्यान से देखिए. क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. बोलता है जीएसटीआर 1 कब फाइल होता है? जीएसटीआर 1 कौन फाइल करता है? जीएसटीआर 1 में क्या फाइल होता है? सॉरी, जीएसटीआर 1 में देखिए, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस फाइल होता है. जो आप माल बेच रहे हैं, आउटवर्ड सप्लाई मतलब जो आपने बेचा, इनवर्ड सप्लाई मतलब जो आपने खरीदा. तो डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस जीएसटीआर 1 में जाता है. जीएसटीआर 2 में उसका उल्टा, डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, टैक्सेबल सप्लाई हो गया देखिए दोनों जगह, ठीक है. डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और जीएसटीआर 2 में डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस. और 98 मंथली रिटर्न, यानी कि जीएसटी 3 क्या, मंथली रिटर्न फॉर फाइनल सेटलमेंट, मतलब आउटवर्ड सप्लाई का जो टैक्स बनता है और इनवर्ड सप्लाई का जो आईटीसी क्लेम करने के बाद जो नेट टैक्स बनता है, वो अपने जीएसटीआर 3 में फाइल करते हैं. मंथली रिटर्न फॉर फाइनल पेमेंट ऑफ एडजस्टिंग इनपुट एंड आउटपुट. जीएसटीआर 4 क्या है, कंपोजिट स्कीम में जो है वो फाइल करता है जीएसटीआर 4 क्वार्टरली रिटर्न, याद रखिए. जीएसटीआर 5 कौन फाइल करता है? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए है, याद रखिए. जीएसटीआर 5 नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए. जीएसटीआर 6 कौन फाइल करता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. याद रखिए, वंस गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम ए कंट्री आउटसाइड इंडिया इनटू इंडिया, यदि बाहर से कोई माल इंडिया में आता है, उसको पोर्ट से 3 दिन के अंदर क्लियर करना पड़ता है, नहीं तो उस पर चार्जेस लग जाएंगे, याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 103 ये हम बता चुके हैं. द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशंस टू ग्रांट ड्यूटी ड्रॉबैक का क्लेम करने के लिए जितना इंपोर्ट किए हैं उतना ही हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ये कोई कंडीशंस नहीं है. इन केस ऑफ फ्यूनरल, बेरियल एक्सेट्रा जो है उसको सप्लाई नहीं मानते. जो सर्विस दी जाती है फ्यूनरल बेरियल में, जब कोई आदमी मर जाता है, जब कोई सर्विस दी जाती है, उसको नेदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, आपको पता है. Which of the following will be excluded from the computation? Aggregate turnover में क्या चीज नहीं इंक्लूड होता है, याद रखिए. Value of inward supply on which tax is paid on reverse charge basis. रिवर्स चार्ज बेसिस में जिस सप्लाई में हम टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस में पेड करते हैं, वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 106 में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. Dash refers to any cargo vessel etc. abandoned in the sea with no hope of recovery. ये बता चुका हूँ. derelict गुड्स को हम लोग डंप कर देते हैं समुद्र में, कोई रिकवरी नहीं होगा क्योंकि सी का जो शिप का वेट ज्यादा हो जाता है, इसीलिए. ठीक है, चीज बता चुका हूँ. डैश एंड अबव डैश एक्सपोर्ट हाउस
shall be entitled to get the benefit of ACP. किस एक्सपोर्ट हाउस को ACP का बेनिफिट मिलता है? 3 स्टार एंड अबव एक्सपोर्ट हाउस, याद रखिएगा, बस सिंपल सा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ता है? जब मेरा एग्रीगेट टर्नओवर जो नॉर्मल कोर्स का जो डीलर है उसके लिए 40 लाख का लिमिट है, पता है। यदि स्पेशल कैटेगरी स्टेट का होगा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो रहता है जैसे असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, जो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एक्सेट्रा, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उसके लिए जीएसटी का टर्नओवर का लिमिट 20 लाख है, याद रखिए। और सर्विस, याद रखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड एग्रीगेट टर्न जो लिमिट है सर्विस का वो है 20 लाख, याद रखिए। जीएसटी में सर्विस चीज रखिए, चीज को समझिए, सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। यदि आप गुड्स बेचते हैं और नॉर्मल टैक्स पेयर है, यदि आप गुड्स बेचते हैं तब आपका लिमिट है, टर्नओवर का लिमिट 40 लाख है। यदि आप सर्विस प्रोवाइडर है और नॉर्मल कोर्स में कवर है तब आपका लिमिट है 20 लाख रुपया। गुड्स बेचते हैं 40 लाख, सर्विस देते हैं तो टर्नओवर का लिमिट हो जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए 20 लाख रुपया। या अब दूसरा है, आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाले हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले हैं, लाइक असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा के हैं। तो यदि उस कैटेगरी के हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में टर्नओवर का लिमिट 20 लाख है और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस प्रोवाइड का लिमिट 10 लाख है। 111 क्वेश्चन हम कराए हैं, हम एकदम 100% श्योर है इसमें से आपका एग्जाम में 40 नंबर का एमसीक्यू एकदम श्योर आएगा, एकदम गलती से भी स्किप मत कीजिएगा। थैंक यू।